नमस्कार। आज हम फ्रांस के संवैधानिक विकास का अध्ययन करेंगे। फ्रांस में 1789 में एक हिंसक लोकप्रिय राज्य क्रांति हुई। यह क्रांति फ्रांस के तानाशाही राजतंत्र के खिलाफ एक क्रांति थी, क्योंकि फ्रांस में लंबे निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ वहाँ की जनता वहाँ के दार्शनिक विचारकों के प्रभाव में आकर के क्रांति के लिए एकत्रित हो गई। इस हिंसक राज्य क्रांति को जो दार्शनिक प्रेरणा है वो मॉन्टेस्क्यू, रूसो, दिदरो जैसे महान दार्शनिकों की प्रेरणा का ही परिणाम थी। इस राज्य क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा क्रांतिकारियों के द्वारा लगाया गया और इसमें फ्रांस की जनता ने बढ़कर के भाग लिया और निरंकुश तानाशाही को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। किंतु क्रांति के बाद भी वहाँ के संविधान में संवैधानिक स्थिरता नहीं आ पाई और इस क्रांति के पश्चात लगभग 170 वर्ष तक संविधानों के बनने और बिगड़ने का दौर चलता रहा। ऐसा कहा जा सकता है कि 1958 तक 170 वर्ष के कालखंड में यदि औसत निकालें तो लगभग हर 12 वर्ष में एक नए संविधान का निर्माण वहाँ पर होता है और इस तरह से लगभग 16 संविधानों का निर्माण फ्रांस में हुआ। 1835 में बने एक संविधान को तो मात्र 21 दिन के पश्चात ही समाप्त कर दिया गया। फ्रांस का जो पहला संविधान बना वो 1791 में बना। यह संविधान एक संवैधानिक राजतंत्र था और क्रांतिकारियों को यह संविधान पसंद नहीं आया, इसलिए 1792 में ही उन्होंने इस संवैधानिक राजतंत्र का अंत कर दिया और एक नए गणतंत्र को जन्म दिया, जो कि प्रथम गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। ये जो प्रथम गणतंत्र का संविधान है ये भली प्रकार से लागू ही नहीं हो पाया था और इस प्रक्रिया में जब पहली बार मतदान हुआ तो युद्ध छिड़ गया और इस युद्ध में संविधान में जो परंपरागत जो क्रांतिकारी जो थे उन्होंने व्यापक प्रतिक्रिया जो है वो परंपरावाद के खिलाफ जाहिर की और यह जो संविधान है ये लागू ही व्यावहारिक रूप से सिद्ध नहीं हुआ। इसके बाद 1795 में एक नया संविधान बनाया गया और यह संविधान भी सफल नहीं हो पाया। 1799 में फिर से एक संविधान बनाया गया और इस संविधान में वहाँ के जो जनरल, वहाँ के सेना के जो सेनापति हैं नेपोलियन बोनापार्ट, उन्हें प्रथम काउंसिल के रूप में स्वीकार किया गया था। नेपोलियन ने काउंसिल की या परामर्शक की अपनी भूमिका में अपनी शक्तियों का व्यावहारिक प्रयोग किया और नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी शक्तियों को संविधान के अंतर्गत और व्यावहारिक राजनीति में संग्रहित करते हुए विशाल शक्तियां अर्जित कर ली। और क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो एक विस्तारवादी प्रवृत्ति का राजनीतिज्ञ था और उसकी विश्व विजय की आकांक्षा थी और इसी आकांक्षा ने 1804 में उसे स्वयंभू सम्राट घोषित कर दिया। अर्थात नेपोलियन ने 1804 में अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। इस तरह से वहाँ के जो एक गणतंत्र का उदय हुआ था वो समाप्त हो गया और एक फिर से नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में राजतंत्र की स्थापना हो गई। क्रांति के बाद का ये प्रथम सम्राट था। नेपोलियन एक विस्तारवादी आकांक्षाओं वाला व्यक्ति था और उसने विश्व विजय की कामना से युद्धों का दौर प्रारंभ कर दिया। 1815 में वाटरलू के मैदान में नेपोलियन बोनापार्ट की इंग्लैंड के हाथों पराजय हुई और इस तरह से इस पराजय में
नेपोलियन बोनापार्ट का पतन हो गया। 20 वर्ष के इस शासनकाल में यद्यपि नेपोलियन ने असीम शक्ति का अर्जन कर लिया था, किंतु इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुए इस युद्ध के परिणाम स्वरूप नेपोलियन का जो जनाधार है वो समाप्त हो गया। उसके पतन के परिणाम स्वरूप जो शासन है वो बूर्बों वंश के शासक लुई 18वें को दे दिया गया और उसे नया सम्राट बनाया गया। लुई 18वें ने अपने शासन में कुछ संवैधानिक राजतंत्र के तत्वों को प्रारंभ किया, अर्थात उसने उदारवाद और संसदीय शासन को अपने राज्य में लागू करने का प्रयास किया। 1824 में लुई 18 की मृत्यु के बाद में चार्ल्स 10 वहाँ का नया शासक बन गया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि 1804 से लेकर के फ्रांस में फिर से राजतंत्र का दौर शुरू हो गया। इस राजतंत्र के खिलाफ यद्यपि चार्ल्स जो दशम था उसने भी संवैधानिक राजतंत्र को लागू करने का भरसक प्रयास किया था, किंतु वहाँ के जो क्रांतिकारी थे उन्हें यह शासन किसी भी सूरत में रास नहीं आ रहा था और फिर से उन्होंने क्रांति की एक योजना बनाई और 1830 में फ्रांस में द्वितीय राज्य क्रांति का जन्म हो जाता है। इस तरह से 1789 में प्रथम राज्य क्रांति हुई निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध, और जो द्वितीय राज्य क्रांति है वो राजतंत्र के विरुद्ध होती है, यद्यपि यह राजतंत्र निरंकुश नहीं था। इस राज्य क्रांति की सफलता के परिणाम स्वरूप जनता के द्वारा ड्यूक ऑफ लेंस, जिसका नाम फिलिप्स था, उसे जनता के द्वारा संवैधानिक शासक निर्वाचित किया गया। यह जो संवैधानिक शासक जनता के द्वारा किया गया था, यह भी क्रांतिकारियों को लंबे समय तक रास नहीं आया और 1848 में वहाँ पे तीसरी राज्य क्रांति हो गई और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप द्वितीय गणतंत्र की स्थापना हुई। फ्रांस के जो द्वितीय गणतंत्र की स्थापना की गई थी, इसमें पहली बार अमेरिकी शासन व्यवस्था के अनुरूप अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की गई। नेपोलियन बोनापार्ट का जो भतीजा था लुई नेपोलियन, वह इस द्वितीय गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। लुई नेपोलियन भी नेपोलियन बोनापार्ट की तरह ही बेहद महत्वाकांक्षी था और उसने भी विश्व विजय के अपने चाचा के सपने को पूरा करने के लिए वह भी स्वयंभू सम्राट बन गया। 1852 में उसने अपने आप को शक्ति का अर्जन करते हुए सम्राट घोषित कर दिया, किंतु उसके सम्राट बनने के बाद उसकी विस्तारवादी नीतियों के अंतर्गत जब फ्रांस का जर्मनी के साथ युद्ध हुआ, इस युद्ध में फ्रांस को जर्मनी के हाथों करारी शिकस्त मिली और जर्मनी का जो सेनापति था वो उस समय बिस्मार्क था। तो बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी की विजय हुई और लुई नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांस की हार हुई और इस तरह से 1870 में लुई नेपोलियन का पतन हो गया। किंतु उसके पतन के बाद भी फ्रांस में गृहयुद्ध प्रारंभ हो गया। फ्रांस के जो क्रांतिकारियों के और जो अन्य लिबरल्स थे या जो राजतंत्र के समर्थक थे, उनके बीच में ये जो गृहयुद्ध छिड़ा, इस गृहयुद्ध में फिर से क्रांतिकारियों की विजय हुई और 1875 में तृतीय गणतंत्र की स्थापना हुई। ये जो तृतीय गणतंत्र की स्थापना फ्रांस में होती है, यह पहली बार ऐसा हुआ कि इस गणतंत्र के अंतर्गत नए संविधान में ब्रिटेन के मॉडल का संसदात्मक शासन स्थापित किया गया। संसदीय शासन में एक
कमजोर राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री का चयन किया जाता था और उस प्रधानमंत्री को संसद में अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ता था। और इस प्रक्रिया में, क्योंकि फ्रांस में बहुदलीय शासन प्रणाली थी और इसलिए प्रधानमंत्री के सामने ये एक बड़ी समस्या होती थी कि वह अपना बहुमत कैसे सिद्ध करे। इसीलिए लगभग 65 वर्ष तक चलने वाले इस तृतीय गणतंत्र में लगभग 99 बार मंत्रिमंडलों का पतन हुआ। कह सकते हैं कि यद्यपि सर्वाधिक राज्य क्रांति के बाद सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला तृतीय गणतंत्र का संविधान था जो 65 वर्ष तक चला, किंतु उसमें स्थिर सरकारों का जो सपना है फ्रांसीसियों का वो पूरा नहीं हो पाया और 99 बार मंत्रिमंडलों का पतन होता रहा। इस संविधान का अंत 1940 में तब हुआ जब द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होते ही जर्मनी और इटली के हाथों फ्रांस की पराजय हो जाती है। इस पराजय के परिणाम स्वरूप यह माना गया कि फ्रांस में एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की कमी है और अस्थिर सरकारों के कारण ही फ्रांस को पराजय हुई है और इस तरह से जो एक नई सरकार बनाई गई उसने नए संविधान का निर्माण किया। इस नई संविधान के अंतर्गत फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक संधि हुई और यह नया संविधान द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक अर्थात 1944 तक केवल 4 वर्ष तक चला। 1946 में इस संविधान का भी पतन हो गया और चतुर्थ गणतंत्र का संविधान लागू किया गया। जब हम गणतंत्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसका अर्थ ये है कि संविधान के अंतर्गत राज्य के अध्यक्ष को चुनने का दायित्व जो है या जो अधिकार है वो जनता के पास आ जाता है। और 1946 के चतुर्थ गणतंत्र के संविधान के अंतर्गत फिर से संवैधानिक संसदात्मक शासन की स्थापना की गई और संसदात्मक शासन का जो पिछला प्रयोग था वो भी सफल नहीं रहा और तृतीय गणतंत्र के प्रयोग में भी हमने देखा कि 99 बार सरकारों का पतन हुआ था और इस चतुर्थ गणतंत्र के संविधान का जो प्रयोग है वो भी बहुत अच्छा नहीं रहा था और इसने भी अस्थिर और कमजोर सरकारों को जन्म दिया। 1946 से 1958 तक का जो 12 वर्ष का कालखंड था, इस 12 वर्ष के कालखंड में 12 बार ही सरकारों का पतन हुआ। कभी कोई सरकार 6 महीने के लिए चलती, कभी कोई सरकार 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, इस तरह से लगातार सरकारों का पतन होता रहा। इस काल में कमज़ोर नेतृत्व, कमज़ोर केंद्रीय नेतृत्व का परिणाम ये रहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो फ्रांस के उपनिवेश थे उन उपनिवेशों में फ्रांस के विरुद्ध क्रांतियां होनी और संघर्ष होने प्रारंभ हो गए। वियतनाम के साथ जो फ्रांस का युद्ध हुआ उसमें वियतनाम की जीत हो गई। इसी तरह से अल्जीरिया जो कि उत्तरी अफ्रीका का एक फ्रांस का गणतंत्र था, अल्जीरिया में भी फ्रांसीसी शासन के खिलाफ विद्रोह प्रारंभ हो गया। इस तरह से अपने उपनिवेशों की जो स्थिति है, कमज़ोर स्थिति, इस कमज़ोर स्थिति से निपटने के लिए इस बात की आवश्यकता थी कि एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना की जाए। और इस उपनिवेशों में जो फ्रांस की सैनिक पराजय हो रही थी, इससे निपटने के लिए फ्रांस के जो सेनापति थे डी गॉल, उनको सत्ता सौंपी गई और डी गॉल ने लेकिन सत्ता इस शर्त पर लेने की बात रखी कि उन्हें किसी भी संकटकालीन स्थिति से निपटने के लिए शक्तियों का प्रयोग करने की छूट रहेगी।
डिगॉल को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई कि वे किसी भी आकस्मिक संकट से निपटने के लिए स्वविवेक से शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। और इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने यह जो संकट उपनिवेशों में उत्पन्न हुआ था, इस संकट का सफलतापूर्वक सामना किया और उन्होंने सत्ता का केंद्रीकरण कर लिया और डिगॉल को प्रथम प्रधानमंत्री बना दिया गया। डिगॉल के नेतृत्व में नया संविधान बनाया गया और इस संविधान के अंतर्गत फ्रांस को फिर से अध्यक्षात्मक शासन के अंतर्गत लाया गया। अर्थात द्वितीय गणतंत्र में हमने अभी देखा कि द्वितीय गणतंत्र में फ्रांस में अमेरिका के पैटर्न का अध्यक्षात्मक प्रयोग किया गया था। तृतीय और चतुर्थ गणतंत्रों के काल में फ्रांस में ब्रिटेन के पैटर्न का संसदात्मक प्रयोग किया गया, किंतु संसदात्मक शासन फ्रांस में सफल नहीं हो पाया। उसका कारण ये था कि फ्रांस में इंग्लैंड और अमेरिका की तरह द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं होकर भारत की तरह बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था थी। बहुत सारे राजनीतिक दलों की उपस्थिति में किसी भी प्रधानमंत्री के लिए स्पष्ट बहुमत प्राप्त करना संभव नहीं रह जाता था और इसी बहुदलीय राजनीति का अंत करने के लिए ही डिगॉल ने एक शक्तिशाली राष्ट्रपति की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए फ्रांस में पांचवें गणतंत्र के संविधान में फिर से एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार और शक्तिशाली राष्ट्रपति की भूमिका को स्वीकार किया। किंतु क्योंकि फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे वो एक लोकप्रिय प्रभुसत्ता की स्थापना करना चाहते थे, अर्थात उन्हें ब्रिटेन की तरह का शासन पसंद था जहां पर अंतिम सत्ता जनता के हाथ में रह सके। किंतु फ्रांस के जो सरकारों के पतन के जो अनुभव थे, उन अनुभवों से यह भी सिद्ध हो चुका था कि फ्रांस में एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की आवश्यकता है जो अध्यक्षात्मक शासन से ही संभव हो सकती है। 1958 का जो पंचम गणतंत्र का प्रयोग है वो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इसमें ब्रिटेन के संविधान की भी कुछ लक्षणों को अपनाया गया और अमेरिका के संविधान के भी बहुत महत्वपूर्ण लक्षणों को अपनाते हुए एक अर्ध अध्यक्षात्मक, जिसका झुकाव अध्यक्षात्मक की तरफ है किंतु फिर भी एक अर्ध अध्यक्षात्मक शासन को स्थापित किया गया। यह फ्रांस का जो 170 वर्ष का जो लंबा शासन का अनुभव था, बार बार सरकारों के पतन का जो अनुभव था, उस अनुभव ने ही एक नया प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया फ्रांस के संविधान निर्माताओं को और डिगॉल को, और उन्होंने इस नए गणतंत्रीय प्रयोग के द्वारा एक स्थिर शासन को सुनिश्चित किया। 1958 के बाद जो आगे का जो 60 वर्ष का जो समय निकला है, उसके अनुभव से ये कहा जा सकता है कि पंचम गणतंत्र का संविधान पूरी तरह से एक सफल संविधान रहा है और भविष्य में भी इस संविधान के विरुद्ध क्रांति होने की कोई संभावना नहीं है। इस तरह से फ्रांस के संवैधानिक विकास का अध्ययन, संविधान का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि फ्रांस संविधान निर्माण की एक प्रयोगशाला कहा जा सकता है और किस प्रकार से अस्थिर सरकारों के दौर से निकलकर किसी भी कमजोर शासन वाले देश को कैसे एक आवश्यकता के अनुरूप कठोर केंद्रीय सरकार वाले संविधान की यदि स्थापना कर दी जाती है तो वो देश सफलता की राह में आगे बढ़ सकता है। इस संवैधानिक पृष्ठभूमि के पश्चात हम फ्रांस के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन
अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।